भाग 3। दोस्तों, यहां पर आप सफलता और असफलता का कारण जान गए हैं। जिस प्रकार अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहा था कि क्या करें क्या ना करें, ठीक उसी तरह आप और हम निर्णय नहीं ले पाते हैं कि प्लान किसको दें और कैसे दें। हम लोग अगर 10 लोगों को प्लान देते हैं और कोई हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता तो हम लोग अर्जुन की तरह भयभीत हो जाते हैं। फिर हमारे अपलाइन कृष्ण की तरह हमें समझाते हैं। तो दोस्तों, यहां पर प्लान की पावर समझाकर बताने की मैं कोशिश करता हूं। आप यहां सोचें कि दुनिया में कौन कौन व्यक्ति आपकी नजर में अमीर और खुशहाल है। आप कम से कम ऐसे 10 व्यक्तियों का नाम लिखें। आपने अभी जिन 10 व्यक्तियों का नाम लिखा है वे सब करते क्या हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब अपने एक प्रोडक्ट के बारे में प्लान दे रहे हैं और हम सब प्लान ले रहे हैं। जैसे आपके हाथ में फोन है और उस फोन में सिम है जो किसी न किसी कंपनी की है। जरा सोचिए, अगर आपके पास एयरटेल का नंबर है और आप जैसे भारत में कम से कम 5 करोड़ व्यक्तियों ने एयरटेल की सिम ले रखी है तो कंपनी की इनकम एक दिन में कितनी हो सकती है? क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। क्या लगता है आपको कि आप 24 घंटे में 1 रुपया खर्च कर पाएंगे या नहीं? इसी तरह से 5 करोड़ व्यक्ति अगर एक दिन में 1 रुपया खर्च करते हैं तो 5 करोड़ रुपए हो गए और आपने तो प्लान ले रखा है। ठीक इसी प्रकार दुनिया में सब्जी बेचने वाले से लेकर जहाज बेचने वाला भी प्लान देता है और हम सब उस प्लान का हिस्सा हैं। ठीक इसी प्रकार एप्पल, सैमसंग, कार्बन आदि फोन वाले प्लान देते हैं। आज आप ये सोचें कि कौन अमीर है? प्लान देने वाला हमेशा अमीर होता है और प्लान लेने वाला हमेशा गरीब होता है। जैसे आप देखते हैं कि फिल्म के महानायक अमिताभ बच्चन साहब प्लान दिखाते हैं। फिल्म में आप कोई ना कोई रोल निभाते हैं तो क्या लगता है आपको? एक तरह से वो भी प्लान दिखा रहे हैं और कोई गारंटी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति वो फिल्म देखेगा, लेकिन वो अपना काम करते हैं यानी प्लान दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। जो व्यक्ति देखता है वो पैसे कमाता है। प्लान दिखाने वाले का नाम और सीक्रेट। 1. रिलायंस कंपनी। इसका सीक्रेट प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के बारे में ये प्लान दिखाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, और करोड़ों कमाते हैं। 2. बिल गेट्स। इनका भी प्रोडक्ट है और ये भी प्लान दिखाकर करोड़ों कमाते हैं। 3. रतन टाटा। इनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और ये भी प्लान दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। 4. बाबा रामदेव। ये भी अपने प्रोडक्ट का प्लान दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। 5. बिरला कंपनी। ये भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का प्लान दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। आप सोचें कि इनमें से किसी को भी आप पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी इनके किसी न किसी प्रोडक्ट के आप कस्टमर हैं। ये लोग हम लोगों की जरूरत को जानते हैं। हम लोग अपनी जरूरत पूरी करते हैं और वो लोग अपना सपना पूरा करते हैं। ये लोग जानते हैं कि कैसे लोगों की जरूरत को उत्पन्न करो। उन्हें इन चीजों की आदत डालो और खुद अमीर बनो। आप अपने जीवन के अर्जुन बने। आज से प्लान देना शुरू कीजिए, क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति टॉप पर हैं, उन सब ने प्लान दिखाया है। जैसा कि आपने देखा, इन लोगों के पास कुछ प्रोडक्ट थे, लेकिन मुबारक हो आपको कि आप लोगों के हाथों में सैकड़ों प्रोडक्ट हैं। जो काम इन लोगों ने किया, आज से वही काम आप भी करके अपने परिवार का और अपना इतिहास बना सकते हैं। लेकिन हर काम धैर्य से होता है। हर काम में थोड़ा समय लगता है। यह जल्दबाजी का काम नहीं है। धैर्य के साथ आप बस लगे रहिए। एक दिन आपकी जीत अवश्य होगी। अब प्लान का नियम समझें। 80% और 20%। अगर आप प्लान 100 लोगों को दिखाएंगे तो 20% रिजल्ट आएगा। आइए अब हम जानते हैं परेटो के नियम के बारे में और यह कैसे काम करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. कोई भी संस्था हो या 2. कोई भी कंपनी हो या 3. आपका खाना हो या 4. आपके कपड़े। इन सब जगह 80% और 20% का नियम काम करता है। उदाहरण के लिए, आप आज ही अपने घर में 1 लीटर दूध लेकर आइए। उस दूध में से खोया निकालें। आप देखेंगे कि 1 लीटर दूध में से सिर्फ
200 ग्राम खोया ही निकलेगा। तो दोस्तों, क्या इससे यह सिद्ध हुआ कि दूध खराब है? नहीं, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूध खराब है, सिर्फ दूध ने अपनी कीमत बढ़ाई है। जैसे मार्केट में अगर दूध 40 रुपए लीटर है और उसी दूध से अगर खोया निकाला जाए तो खोए की कीमत 400 रुपए प्रति किलो हो जाती है। यह भी 20% काम करता है। एक, कोई भी संस्था हो, आप ध्यान देंगे तो आप खुद देखेंगे कि अगर एक कक्षा में 100 बच्चे हैं तो सिर्फ 20% बच्चे टॉप पर होते हैं। तो क्या बाकी बच्चे खराब हैं या स्कूल खराब है या फिर टीचर खराब है? नहीं, इसमें से कोई भी खराब नहीं है। यह सब एक नियम के आधार पर होता है। आग का नियम। अगर आप आग जलाएंगे तो आग का नियम है ऊपर की तरफ जाना। ठीक उसी प्रकार आप कहीं घूमने जाने के बारे में सोचेंगे या विचार बनाएंगे तो देखेंगे कि आपकी दाहिनी आंख ऊपर की तरफ हो जाती है। अब ये क्यों हुआ? अगर कोई भी व्यक्ति कहीं गया नहीं है और जाने के बारे में सोचता है तो इंसान का दाहिना ब्रेन काम करता है। यह भी एक नियम है। अब आप सोचें कि कुछ अच्छा खाते हैं और सोचें कि अब आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, तो आप देखेंगे कि आपकी आंख बाईं तरफ घूम जाती है। इससे आपका बायां ब्रेन काम करने लगेगा। यह कैसे हो रहा है? यह एक नियम है। जैसे पानी को गिराया जाए तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है। दोस्तों, इस किताब में मैंने दाएं और बाएं ब्रेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए इस किताब में एक कूपन दिया गया है। इस कूपन पर ईमेल एड्रेस दिया गया है। इस मेल एड्रेस पर आकर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और ये कूपन नंबर लेकर आते हैं तो हमारे यहां 2 दिन की वर्कशॉप होती है, जो अगर आपने किताब ली है तो 200% अमाउंट रिफंड हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप यहां तक किताब को पढ़ते हुए पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में गंभीर हैं और अपने परिवार के प्रति ईमानदार हैं। दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर आप और आगे चलते रहते हैं तो इस किताब में एक से एक मजेदार कहानी और एक से एक बातें जो जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने में काम आने वाली हैं, पढ़ने को मिलेंगी। 2, कोई कंपनी। अगर किसी कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या 1000 हो तो उस कंपनी में सिर्फ 200 लोग ही दिल से काम करते हैं। यहां भी 20% ही काम होता है। 20% लोगों के काम करने से ही कंपनी चल पाती है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 80% लोग बेकार हैं? नहीं दोस्तों, ये 80% लोग बेकार नहीं हैं। जैसे अभी आपने जो शर्ट पहनी है उसमें टोटल 7 से 10 बटन हैं। सिर्फ 4 बटनों से भी काम चल सकता है, लेकिन बाकी के बटनों से शर्ट की शोभा बढ़ती है। 3, आपका खाना। आप खाना खाते हैं। वैसे तो आपको खाने में बहुत स्वादिष्ट पकवान पसंद होंगे, लेकिन आप अपनी पसंद का सिर्फ 20% खाना ही खा पाते हैं। 4, आपके कपड़े। इसी प्रकार आपके पास अभी जितने भी कपड़े हैं उसका आप सिर्फ 20% कपड़े ही पहन पाते हैं। बाकी कपड़े ऐसे ही अलमारी में रखे रहते हैं। आपके हाथ में फोन है तो आप देखेंगे कि उसमें 100 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, लेकिन आप उसमें से सिर्फ 20 लोगों से ही बात करते होंगे। ये एक नियम है। सफलता के लिए वास्तव में अवसर व्यक्ति के अंदर ही होता है, ना कि कार्य के अंदर। और ये कि आप टॉप तक सबसे अच्छे तरीके से तभी जा सकते हैं जब आप चीजों की तह तक जाएं। 80% और 20% के नियम के हिसाब से आप प्लान दिखाते हैं तो अगर एक साल में 10 लोग भी आपके साथ आते हैं और एक व्यक्ति पर आपको 500 रुपए मिलते हैं तो 10 व्यक्ति पर 5000 आपको मिलेंगे। दूसरे साल 10 व्यक्ति के साथ अगर 10-10 ही आते हैं तो 100 लोगों की टीम हो जाती है और आपकी इनकम 50,000 हो जाती है। तीसरे साल 100 लोगों के साथ अगर 10-10 व्यक्ति भी आते हैं तो 1000 लोगों की टीम बन जाएगी और आपकी इनकम 5 लाख रुपए हो जाती है। चौथे साल 1000 लोगों के साथ 10-10 व्यक्ति ही आते हैं तो 10,000 लोगों की टीम हो जाएगी और आपकी इनकम 50 लाख रुपए हो जाती है।
दोस्तों, ये तो छोटी सी इनकम है। यहां पर एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। कहानी। एक शाम एक व्यक्ति अपने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ जरूरी काम कर रहा था। उसका 5 वर्ष का एक बेटा था जो बहुत ही शैतान था। वो बार बार आकर उसे परेशान कर रहा था और उसे चैन से काम ही नहीं करने दे रहा था। उस व्यक्ति ने सोचा क्यों ना इसे किसी खेल में व्यस्त कर दूं। उसके पास ही शाम का अखबार पड़ा हुआ था जिसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उस व्यक्ति ने उस नक्शे के कई टुकड़े करके अपने बेटे को दे दिए और बोला कि अब इसे जोड़ कर लेकर आओ। उसने सोचा कि अब ये लंबे समय तक के लिए इसी में व्यस्त हो जाएगा और मुझे परेशान नहीं करेगा। लेकिन उसका बेटा मात्र 3 मिनट में वो नक्शा जोड़कर वापस आ गया। ये देखकर वो व्यक्ति हैरान हो गया। वो अपने बेटे से पूछता है कि तुमने इतनी जल्दी ये टुकड़े कैसे जोड़ दिए। उसका बेटा जवाब देता है कि उस नक्शे के दूसरी तरफ एक आदमी की तस्वीर थी। मैंने तो बस उस आदमी को जोड़ दिया और बाकी सब कुछ अपने आप जुड़ता चला गया। संक्षेप, मेरा मानना है कि यह बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने का है। जी हां, प्लान कैसे दें ताकि 100% ज्वाइनिंग हो सके। प्लान की पावर। आज से आपको प्लान नहीं देना है, ना प्रोडक्ट बेचना है, ना ज्वाइनिंग की बात करनी है, ना टीम या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करनी है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि फिर करना क्या है। दोस्तों, आज से आप सिर्फ लोगों से मिलें और आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के ऑफर के बारे में बात करें। दोस्तों, मैं सुजीत सिंह 12 साल से इस व्यवसाय में हूं और लगभग 5 लाख लोगों से मिल चुका हूं और मैंने यह महसूस किया है कि लोगों को प्रोडक्ट या उसके बेनिफिट से कोई मतलब नहीं होता। ज्यादातर लोगों को सिर्फ ऑफर पसंद आते हैं। ऑफर क्या होता है? दोस्तों, हम सब मार्केट जाते हैं और मार्केट में देखते हैं कि एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री मिलती है और हम उस ऑफर को देखकर शर्ट खरीद लेते हैं। वहीं अगर शर्ट बिना ऑफर के देखते तो उसका मूल्य पूछते। दुकानदार उसकी कीमत 600 बताता तो आप छोड़ देते। कुछ ही दिन बाद वही शर्ट उसकी दुकान में ऑफर पर लगा दी जाती है। मूल्य लिखा होता है एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री और उसका मूल्य लगभग 1600 लिख दिया जाता है और हम सब समझदार बन जाते हैं कि 1600 में 2 शर्ट मिल रही हैं। अब आप ये देखें कि एक शर्ट 600 की थी। उस दुकान में अगर पूरे दिन में मान लेते हैं 50 लोग गए और उसमें से सिर्फ 5 लोगों ने ही शर्ट खरीदी, मगर उसी दुकान में ऑफर को देखकर 100 लोग जाएंगे और उसी शर्ट को ऑफर में कम से कम 70 लोग खरीद लेंगे। अब आप सोचें कि कितना मुनाफा हुआ दुकानदार को। हम और आप अक्सर इसका हिस्सा बनते रहते हैं। आप इस तरह से ऑफर को देख सकते हैं। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट का मूल्य बाजार के लिए कुछ और होगा और कंपनी के मेंबर के लिए कुछ और होगा। उदाहरण के लिए, आप रोजमर्रा का प्रोडक्ट कहां से लाते हैं? दुकान से या मॉल से? सामान क्या होता है? जैसे रसोई का सामान, ब्यूटी प्रोडक्ट, घर के काम में आने वाले सामान आदि। मान लेते हैं आप हर महीने कम से कम दुकान या मॉल से 4000 का सामान लाते हैं। मतलब एक साल में 4000 गुना 12 बराबर हुए 48,000 के, यानी आप 48,000 का सामान लेकर आते हैं। आपने एक साल में 48,000 रुपए दुकानदार को दे दिए, लेकिन क्या वो दुकानदार आपको 2 महीने का सामान फ्री में देगा? आपका जवाब क्या होगा? नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई नियम या कायदा नहीं है। तो आइए आपको मैं ऑफर समझाता हूं। अगर आप यही प्रोडक्ट मेरे पास से लेते तो आपको मैं पूरी जिंदगी फ्री में प्रोडक्ट दे सकता हूं। यह ऑफर आपके लिए है। क्या आप लेना चाहेंगे? आपका जवाब होगा हां। आप प्लान बताएं। जैसे अगर आप हमारे यहां से प्रोडक्ट लेते हैं तो हर प्रोडक्ट कम से कम 10 से 50% की छूट पर मिलेगा। अगर आप हमारे यहां से 4000 के प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको 20% का ऑफर दूंगा और 4000 का 20% होगा 800 रुपए। अगर आप यहां से 12 महीने के लिए प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको कुल 800 गुना 12 बराबर हुए 9600, यानी आपको 9600 का फायदा होगा।
और आपका 2 महीने का राशन लगभग फ्री हो गया। क्या आप चाहते हैं कि आपको राशन लाइफ टाइम तक फ्री मिले? तो आप जान पहचान वाले लोगों को यहां से उनकी जरूरत के हिसाब से सामान की खरीदारी करवा दीजिए। यह ऑफर आपके लिए है। आज के समय में ऑफर सबको अच्छा लगता है। 2 चीज हर व्यक्ति को अच्छी लगती है, एक ऑफर और दूसरा गिफ्ट। तो चिंता मत कीजिए, मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट भी है। इस पुस्तक के अंत में आपके लिए मेरी तरफ से ऑफर और गिफ्ट दोनों हैं। यह किताब पढ़ने के बाद ही आपको गिफ्ट और ऑफर का पता चल पाएगा। बिजनेस प्लान दिखाने का तरीका। अगर आपने किसी व्यक्ति से समय लिया है तो आप सबसे पहले अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। आपको प्लान दिखाने का शानदार अवसर मिला है। यह बिजनेस प्लान आप लोगों को सिर्फ ज्वाइन करवाने के मकसद से ना दिखाएं। अगर आप किसी व्यक्ति को लाइफ चेंज करने के मकसद से प्लान दिखाते हैं तो आप 3 तरीके से प्लान दिखा सकते हैं। एक व्यक्ति को। 2 ग्रुप मीटिंग, मतलब कहीं भी शांत माहौल में 10 से 15 लोगों को एक साथ। 3 मीटिंग हॉल, मतलब वेन्यू पर। ये तीनों तरीके पूर्णतः प्रमाणित हैं। इन्हीं तीनों तरीकों से मैंने लाखों की टीम खड़ी की है और अभी भी मैं यही तरीका इस्तेमाल करता हूं। एक व्यक्ति को। आप अकेले या अपने अपलाइन के साथ इस प्लान को पोस्ट पैक्ट में दिखाने जाएं। अगर आप उस व्यक्ति के घर पर प्लान दिखा रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि टीवी बंद हो, कोई बच्चा शोर ना मचाए, उसका फोन ऑफ करवा दें। और या आप उस पोस्ट पैक्ट के लिए अपने घर पर या फिर कोई और सुविधाजनक स्थान को चुन लें। यह प्लान 15 से 30 मिनट में दें और फिर आप पोस्ट पैक्ट को एक बार फिर से वेन्यू पर आने के लिए इनवाइट करें। पोस्ट पैक्ट को लगेगा कि यह काम सही है और जब वो मीटिंग हॉल में आएगा तो वहां पर इतनी भीड़ को देखकर महसूस करेगा कि इस काम को जब इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। लोगों का स्वभाव होता है कि जहां भीड़ होती है व्यक्ति वहीं जाना पसंद करता है। आप हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, इससे सकारात्मक विचार आते हैं। 2 ग्रुप मीटिंग। ये हमें सबसे ज्यादा पसंद है। इस मीटिंग में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जैसे कि नाम ही ग्रुप मीटिंग है, कोई भी मीटिंग अगर ग्रुप में होती है तो मजा ज्यादा ही आता है। इस मीटिंग में सभी लीडर अपने अपने पोस्ट पैक्ट को लेकर आते हैं और निर्धारित समय और जगह पर एकत्रित होते हैं। इस मीटिंग से काफी फायदा होता है। यहां पर आप एक ही साथ एक ही समय में 15 से 20 लोगों को प्लान दिखाकर समय की बचत करते हैं। इस मीटिंग का यह फायदा होता है कि अगर आप एक व्यक्ति की मीटिंग का समय लेते हैं तो कई बार अंतिम मीटिंग कैंसिल हो जाती है, लेकिन यहां पर कुछ लोग ही आ जाते हैं और मीटिंग हो जाती है। यहां पर आप एक पारिवारिक मीटिंग कर रहे हैं तो ना तो हॉल का खर्चा है और ना ही इनवाइट करने का। आप चाहें तो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को चाय पर बुला सकते हैं। इस मीटिंग से आप अपनी टीम के लीडर को तैयार कर सकते हैं और उन्हें प्लान देना भी सिखा सकते हैं। आप अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मंच पर जाकर बोलने में हर व्यक्ति को थोड़ा सा डर तो लगता ही है। अगर ये मीटिंग आप लगातार करते रहते हैं तो आपके अंदर एक लीडर वाला गुण पैदा हो जाता है और आपकी टीम में एक मजबूती आ जाती है। ये मीटिंग आप हर नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिलकर करें। इससे आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर में विश्वास पैदा होगा और आप डिस्ट्रीब्यूटर को हर हफ्ते 2 से 3 मीटिंग करने के लिए तैयार कर सकेंगे। इससे आपकी टीम में गजब का माहौल पैदा होगा और आपकी टीम तेजी से आगे बढ़ेगी। यह मीटिंग आप सिर्फ 30 से 45 मिनट में खत्म कर दें। 3 मीटिंग हॉल। यह मीटिंग का एक बहुत ही बड़ा रूप होता है। यह मीटिंग किसी हॉल में या ऑडिटोरियम में या होटल में की जाती है। इस मीटिंग में बहुत ही बड़ी संख्या में पोस्ट पैक्ट को बुलाया जाता है। इसमें सीनियर लीडर अपने अनुभव की बात बताते हैं। यह मीटिंग बहुत प्रभावी होती है और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। यह मीटिंग एक खास तरीके से की जाती है। ये एक सिस्टम के माध्यम से आयोजित की जाती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ अपने पोस्ट पैक्ट को ले जाकर मीटिंग हॉल में बैठाना होता है और एक्सपर्ट लीडर इस बिजनेस के बारे में पोस्ट पैक्ट को बताते हैं। इस मीटिंग में सकारात्मक ऊर्जा होती है और एक माहौल बना रहता है। उस माहौल में कई लोग निर्णय ले लेते हैं। यहां पर हर व्यक्ति अलग अलग फील्ड से होता है, जैसे डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट, ज्यादा उम्र वाले, कम उम्र वाले, हाउसवाइफ्स इत्यादि।
इस तरह से विभिन्न फील्ड के लोग यहां पर होते हैं। यहां एक गजब का सकारात्मक माहौल होता है। इस दुनिया में इकलौती यही एक जगह है जहां पर हर व्यक्ति को एक नजर से देखा जाता है। किसी में कोई भेदभाव नहीं रहता। यहां हर कोई एक दूसरे को सम्मान दे रहा होता है। यह माहौल देखकर 99% लोग आपके साथ आने का निर्णय ले लेते हैं। यहां पर मीटिंग हॉल में बहुत सारे अचीवर स्टेज के माध्यम से अपनी सफलता के बारे में बात करते हैं और अपनी कहानी बताते हैं। ये सब देखकर आपके पोस्ट पैक्ट के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। आप उन सभी लोगों को इस मीटिंग में बुला सकते हैं जिन्हें आपने एक एक करके प्लान दिया है या ग्रुप में प्लान दिखाया है। जिन लोगों ने अभी तक आपके साथ बिजनेस शुरू ही किया है, उन लोगों के लिए भी ये मीटिंग एक फॉलो अप की तरह हो जाएगी। यहां पर बहुत सारे लीडर होते हैं, अपलाइन होते हैं, बहुत ही अनुभवी लोग होते हैं। आपके नए पोस्ट पैक्ट को यहां हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो यहां पर आते रहिए। कहानी। कई वर्ष पहले एक गुब्बारा बेचने वाला बनारस की सड़कों पर गुब्बारे बेच रहा था। जब धंधा मंदा हो जाता तो वह एक गुब्बारा छोड़ देता। जैसे ही गुब्बारा हवा में तैरता, खरीदने वालों की नई भीड़ उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाती और कुछ ही मिनटों के भीतर उसका धंधा फिर चल पड़ता। वो बारी बारी से अलग अलग रंग के गुब्बारे छोड़ता था, पहले सफेद, फिर लाल और उसके बाद पीला। कुछ समय बाद एक छोटे से अश्वेत बच्चे ने उसके कोट की आस्तीन को खींचा, गुब्बारे बेचने वाले की आंखों में देखा और सवाल पूछा, मिस्टर, अगर आप कोई काला गुब्बारा छोड़ें तो क्या वो ऊंचा उठेगा? गुब्बारे बेचने वाले ने उस छोटे लड़के की ओर करुणा, बुद्धिमत्ता और समझदारी के साथ देखा और कहा, बेटा, गुब्बारा रंग से नहीं बल्कि जो चीज उसके अंदर है उसकी वजह से ऊपर की ओर जाता है। छोटा बच्चा वाकई भाग्यशाली था कि उसे ऐसा आदमी मिला जिसने सिर्फ आंखों से ही नहीं देखा। आंखों से आप किसी को दौड़ते, चलते, काम करते या खेलते हुए देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपने दिल और अपनी आंखों से देख सकता है, वो दूसरे व्यक्ति के मनोभाव तक पहुंच सकता है और उसे स्पर्श कर सकता है तथा उसके अंदर की अच्छाई को प्रकट कर सकता है। गुब्बारे बेचने वाला बिल्कुल ठीक था। मैं भी ठीक हूं जब मैं आपसे कहता हूं कि जो आपके अंदर है वही चीज आपको ऊपर ले जाएगी। सारांश। जब कभी आप अपने आप से निराश और हताश हों तो आप अपने अंदर झांक कर देखें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी और उस चीज पर आप काम करें। जैसे गुब्बारे रंग की वजह से नहीं, उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से ऊपर की तरफ उड़ते हैं, उसी तरह से आप भी अपनी काबिलियत के बल पर लिस्ट तैयार करें और अपने सपनों को पूरा करें। होमवर्क। इस अध्याय का होमवर्क यह है कि 90 दिन के लिए एक लिस्ट तैयार करें। अगले 7 दिन में कितने लोगों को प्लान दिखाने वाले हैं? अगले हर 7 दिन के अंतराल में कितने प्लान दिखाएंगे? और आप 90 दिन तक बिना फल की चेष्टा किए सिर्फ प्लान दिखाएंगे। यह होमवर्क पूरा करके ही आप तीसरे अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, आगे का अध्याय बहुत ही रोमांचक और मजेदार है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर और अपने परिवार के प्रति ईमानदार हैं। गीता के अध्याय 2 में 72 श्लोक हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और आपने इन 72 श्लोकों में क्या सीखा, हमें आप मेल करके बताएं। अध्याय 2 के श्लोकों का हिंदी अनुवाद। 1। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त, शोक युक्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन ने ये शब्द कहे। 2। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह विचार आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। 3। हे अर्जुन, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। 4।
अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। 5. ऐसे पुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। 6. हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उन्हें जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। 7. अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए अच्छा हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। 8. मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की भांति इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। 9. संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रु का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। 10. हे धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। 11. श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। 12. ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग न होंगे। 13. जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। 14. हे कुंती पुत्र, सुख दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन्हें सहन करना सीखे। 15. हे अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। 16. तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु आत्मा अपरिवर्तित रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। 17. जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। 18. अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। 19. जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है न मारा जाता है। 20. आत्मा का किसी भी काल में ना तो जन्म है और न मृत्यु। आत्मा ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वो मारा नहीं जाता। 21.
हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। 22। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। 23। आत्मा को ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना ही जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। 24। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। 25। आत्मा को अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। 26। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है या मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है।